Okay, now I'm going to share the screen, and this is the screen. Yes. Okay, so this is the screen. Is screen visible, Mayuri? Okay, now I'm going to share the slide. Just tell me the slide is visible or not. Our slides are okay. 1 minute, and this is slideshow. Okay, yes. ओके, टाइटल स्लाइड दिख रहा है मयूरी? आवाज ठीक है? नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, ओके, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5. कोई भी बीच में प्रॉब्लम आई तो बताना. ओके, नाउ this is our lecture number 5 and unit number 2. This is our second last lecture of this unit, and next lecture will take on 31st और उसके बाद सेमिस्टर एंड हो जाएगा. तो लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 2 सॉलिड स्टेट फिजिक्स. ओके, सो इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ओके, Bragg's law, and we have seen some equation that is called Lave's equation, and we have derived the Bragg's equation from Lave's equation. Okay, in last 2 lectures we have introduced the concept of atomic scattering factor and geometrical structure factor, और ये सब चीजें हमने पढ़ ली है. आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सॉलिड एक्चुअली क्या होता है? सॉलिड एटॉमिक का अरेंजमेंट है. सॉलिड मैंने बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एटॉमिक का रेगुलर अरेंजमेंट. एक्चुअली वो भी रेगुलर अरेंजमेंट डिफरेंट पैटर्न्स में होता है. डिफरेंट ब्रेवेस लैटिसेस आर एग्जिस्ट, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ओके, टेट्रागोनल, क्यूबिक, इतने सारे ब्रेवेस लैटिसेस है और डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की. ये पता कैसे चला? ठीक है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट है सॉलिड्स के अंदर? ठीक है, वो आंखों से देख के तो पता नहीं करेंगे, नेकेड आई से तो दिखता नहीं है एक्चुअली सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि एटॉम का साइज होता है कितना कम, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम लेवल तक. आंखों से तो वो दिखेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ चाहिए. इसलिए जो एक्सरे की डिस्कवरी की थी रॉन्जन ने 1801 में, ओके, उसके बाद एक्सरे के एप्लीकेशंस जो है उसमें से मेन एप्लीकेशंस है सॉलिड के अंदर की चीजें देखने के लिए एक्सरेस का यूज करते हैं. ओके, क्रिस्टल की सिमेट्री डिटरमाइन करने के लिए, क्रिस्टल का ओरिएंटेशन, क्रिस्टल मींस एटॉमिक अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसका सारा पैटर्न डिटरमाइन करने के लिए सॉलिड के अंदर किस तरीके से एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिटरमाइन करते. तो एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और वही देखने वाले कि एक्सरे का यूज करके कौन से ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे हम क्रिस्टल डिटर्मिनेशन करते हैं, सॉलिड के अंदर की चीजें देख सकते हैं, कितनी क्रिस्टल, कितना एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है, सिमेट्री क्या है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. वही हम चीज देखने वाले हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 जाएंगे. ठीक है, सो एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक्स जो होती है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, क्रिस्टल की सिमेट्री डिटरमाइन करने के लिए, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, एक्चुअली देयर आर 4 डिफरेंट डिफ्रैक्शन टेक्निक्स. तो विच आर दे आर Lave's मेथड, rotating crystal method, oscillation and Berger precession method, and powder photograph method. So there are basically 4 traditional techniques or 4 different X-ray diffraction techniques to determine the structure or crystal symmetry. ओके, सो ये 4 है. वी विल सी 1 बाय 1 क्या डिफरेंस है इन टेक्निक्स में, वी विल सी 1 बाय 1. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी Lave's मेथड. ओके, Lave's मेथड हम देखने वाले हैं. ओके, अब ये डिफरेंस क्या है इन चारों डिफ्रैक्शन टेक्निक्स में? ये डिफरेंस अगर देखना है तो देखो, ये एक टेबल बता रहा हूं, ये Bragg's law है. यू हैव टू रिमेंबर द Bragg's law. ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द Bragg's law एंड इट्स डेरिवेशन. सो व्हाट इज द Bragg's law? Bragg's law is 2d sin theta is equal to n lambda. d क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग. थीटा क्या है? ग्लांसिंग एंगल. n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन. n इफ सपोज n is equal to 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन. n is equal to 2, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन. and lambda is the wavelength of X-ray. Okay, so this is Bragg's law. So you have to remember this Bragg's law. If suppose Bragg's law is satisfied the condition, then the X-ray diffraction takes place. अगर कोई भी एक्सरेज Bragg's law
की कंडीशंस, कोई भी क्रिस्टल अगर ब्रैग्स लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी एक्सरे का डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। सो ब्रैग्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एक्सरे क्रिस्टल पर पड़ेगी और क्रिस्टल के अंदर प्लेन्स होंगे, ओके, एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर गिर रही है, एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर पड़ रही है, क्रिस्टल के अंदर एटम्स है, एटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, प्लेन्स है, तो प्लेन्स के ऊपर एक्सरे पड़ रही है, तो डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ब्रैग्स लॉ। अगर ब्रैग्स लॉ की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो डिफ्रैक्शन होगा, सेटिस्फाइड नहीं हुई तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू observe the diffraction of X-ray through the crystal, the Bragg's condition should be satisfied. Bragg's condition should be satisfied. ये याद रखना, जहां ब्रैग्स लॉ फॉलो होगा वहां डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वहां उस प्लेन के थ्रू एक्सरे का डिफ्रैक्शन होगा, जहां ब्रैग्स लॉ फॉलो नहीं होगा वहां डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो अब देखेंगे जो 4 डिफ्रैक्शन टेक्निक्स होती है उसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है। ओके, बेसिक डिफरेंस में जैसे अभी लाओ मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, ऑसिलेशन एंड बर्जर प्रिसेशन मेथड है, पाउडर डिफ्रैक्शन और पाउडर फोटोग्राफ मेथड है। ये देखो ये क्या होता है, हमको एक्चुअली ये ब्रैग्स लॉ की तरफ ध्यान दो, जस्ट लुक एट द ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ओके, सो d हमको निकालना पड़ता है, d इज मेन, d इज एटॉमिक पैरामीटर, दैट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। d अगर हमको पता चल गया तो प्लेन की स्पेसिंग पता चलती है, प्लेन की स्पेसिंग पता चल गई तो प्लेन कौन सा है वो पता चलता है, प्लेन कौन सा है ये पता चल गया तो उसके उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लैटिस पैरामीटर पता चलते हैं, ए बी और सी। ये बताया था लैटिस पैरामीटर किसको बोलते हैं, क्रिस्टोलोग्राफिक एक्सिस में ए बी सी, ए इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, बी इज अलोंग वाई डायरेक्शन, C is along Z direction. So ये D बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ब्रैग्स लॉ के अंदर ये D बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एंड दैट D इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और D अगर पता चल गया तो तुमको प्लेन पता कर सकते हो, प्लेन पता चल गया तो तुम वो यूनिट सेल के डायमेंशंस पता कर सकते हो, ए बी सी क्या होगा ये डिटरमाइन कर, और यूनिट सेल पता चल गई तो एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है ये पता कर सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ओके, रोम्बोहेड्रल है, ये सब तुम पता कर सकते हो किससे, यूनिट सेल डायमेंशन से, यानी एबीसी से। और एबीसी कैसे पता चलेगा, डी से। तो डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, सो लुक एट दिस फॉर्मूला, ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। अब डी हमको पता करना है, अगर हमको d पता करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, थीटा और लैम्बडा। लैम्बडा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, थीटा है ग्लांसिंग एंगल, ओके, ब्रैग्स एंगल, ओके, ये पता होना चाहिए। और n क्या है, n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तय कर सकते हो, अगर फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन से हो रहा है तो 1, सेकंड प्लेन से हो रहा है तो 2, थर्ड सेट ऑफ प्लेन से हो रहा है तो 3, ओके, ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। So अगर if I want to determine the D, I should know about the theta and lambda। तो देखो ये चारों क्रिस्टल, चारों जो डिफ्रैक्शन टेक्निक्स है, जस्ट लुक एट दिस लाव मेथड। लाव मेथड में क्या करते हैं, हम थीटा को फिक्स रखते हैं, ओके, वी विल फिक्स द थीटा एंड वी विल वैरी द वेवलेंथ। वेवलेंथ वैरी करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज ले लेते हैं वेवलेंथ की, ओके, कंटिन्यूअस एक्सरे ले लेते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरे मतलब जिसकी वेवलेंथ वैरी होती है फ्रॉम अ मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ओके। सो लाइव्स मेथड में हम क्या करते हैं, थीटा को फिक्स रखते हैं, मतलब ग्लांसिंग एंगल को फिक्स, थीटा फिक्स रख दिया, लैम्बडा वैरी करते हैं, थीटा फिक्स रख के लैम्बडा वैरी करते हैं और फिर डी डिटरमाइन करते हैं। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या करते हैं, थीटा को वैरी करते हैं, थीटा चेंज करते हैं, ग्लांसिंग एंगल को चेंज करते हैं और लैम्बडा को फिक्स रखते हैं, वेवलेंथ को फिक्स रखते हैं। बाकी सारे मेथड में लैम्बडा को फिक्स रखते हैं, मतलब वेवलेंथ को फिक्स रखते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक्सरे की वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे मतलब एक पर्टिकुलर रेंज, कंटिन्यूअस एक्सरे मतलब एक रेंज होगी वेवलेंथ की एक्सरे की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 0.6 एंगस्ट्रॉम टू 1.2 एंगस्ट्रॉम की ये रेंज ले ली तो उस एक्सरे को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे। और मैंने एक ही वैल्यू ले ली स्पेसिफिक, 0.6 ही बोला मैंने,
सिर्फ 0.6 एंगस्ट्रॉम बोला तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे मतलब वन रेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो ये जो तीनों मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ऑसिलेशन एंड बर्जन प्रिसिशन मेथड और पाउडर मेथड, इन मेथड में हम लैम्बडा की एक ही वैल्यू फिक्स कर देंगे, लैम्बडा की ओनली वन वैल्यू फिक्स करेंगे और थीटा को वैरी करते, ग्लांसिंग एंगल को वैरी करते जाएंगे, थीटा को वैरी करते जाएंगे। ठीक है, लैम्बडा फिक्स रख के थीटा को वैरी करेंगे, ये बाकी तीन मेथड में। लेकिन लैव्स मेथड में क्या करेंगे, लैम्बडा को वैरी करेंगे, लैम्बडा की एक रेंज लेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज लेंगे और थीटा को फिक्स करेंगे, मतलब क्रिस्टल की पोजीशन को फिक्स रखेंगे। ठीक है, क्रिस्टल की पोजीशन को फिक्स, जिस भी क्रिस्टल का हमको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, जिस भी क्रिस्टल की सिमेट्री डिटरमाइन करनी है, उसकी पोजीशन को फिक्स रखेंगे और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे चेंज करते जाएंगे, एक रेंज लेंगे वेवलेंथ ऑफ एक्सरे की। ये कैसे लेंगे, एपरेटस क्या होगा, ये सब मैं आगे बताने वाला हूं। लैव्स मेथड का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे होता है, बस यहां इतना जान लो इस टेबल के मीडियम से। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू जस्ट रिमेंबर दैट इन लैव्स मेथड थीटा इज फिक्स, मीन्स पोजिशन ऑफ क्रिस्टल इज फिक्स एंड लैम्बडा इज वैरी. We will vary the wavelength. We will take a particular range of wavelength. Okay, from minimum to maximum. Okay, so we will see Laves technique और Laves method. Okay, so Laves method में दो चीजें याद रखनी है। एक कौन सी चीज, we will take the range of wavelength. So range of wavelength should be from 0.6 to 2 angstrom. So एक specific wavelength नहीं लेना है, हमको एक range लेना है। We will have to take the range. It means continuous X-ray. We will have to take the continuous X-ray. Okay, specific X-ray नहीं लेना है, मतलब characteristics X-ray नहीं लेना है. We have to take the continuous X-ray. Continuous X-ray means the X-ray having a particular range of wavelength, that is called continuous X-ray. So in Lav method we have to use the continuous X-ray. And what will be the range of the wavelength of X-ray? 0.6 to 2 angstrom. Okay, so 0.2 to 6 angstrom की wavelength लेनी है हमको, एक range लेनी है। और Lav's method में जिस भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालना है हमको, लैव्स मेथड में जिस भी कंपाउंड का या जिस भी सॉलिड का स्ट्रक्चर निकालना है, उसको हम किस फॉर्म में लेंगे, सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में लेंगे। एकदम सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का एक सिंगल क्रिस्टल लेंगे, एक सिंगल क्रिस्टल का स्पेसिमन लेंगे। ओके, उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसका लेंथ होनी चाहिए 1 मिलीमीटर, ब्रेथ होनी चाहिए 1 मिलीमीटर और हाइट होनी चाहिए 1 मिलीमीटर। सो 1 by 1 by 1। ओके, सो डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल क्या होने चाहिए, 1 by, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी कंपाउंड उठा लो, जिंक ऑक्साइड ले लो या जिंक सल्फाइड ले लो, कोई भी कंपाउंड उठा के ले लो, कोई भी ऑक्साइड ले लो। ओके, सो वो जो ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होगा है, कोई भी मटेरियल ले लो, उसका जो क्रिस्टल होगा उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 1 by 1 by 1। 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर ब्रेथ और 1 मिलीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो ये डायमेंशन, और सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में होना चाहिए। सिंगल क्रिस्टल किसको बोले थे, मैंने बताया था जब हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड जनरली टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल और दूसरे को बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टल मतलब सिंगल क्रिस्टल में सारे के सारे एटम्स का जो ग्रुप ऑफ एटम्स का ओरिएंटेशन होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। बट पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होगा, ग्रेन्स और ग्रेन बाउंड्रीज रहेंगे। एक ग्रेन मतलब अ पर्टिकुलर रीजन इन विच द एटॉमिक ओरिएंटेशन इज सेम, उसके बाजू में दूसरा ग्रेन रहेगा जिसमें एटॉमिक ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगा। सो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या होती है, ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज। बट सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल में एटम्स का एक ही ओरिएंटेशन होता है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है। एटम्स जो है, जैसे मान लो कि एक डब्बा है, इस डब्बे को मैंने सिंगल क्रिस्टल बोला। इफ सपोज वन बॉक्स इज देयर, इफ आई से दैट बॉक्स इज सिंगल क्रिस्टल, इफ सपोज आई एम फीलिंग द बॉल्स इनसाइड इट, मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, उसके अंदर बॉल्स फील किया और बॉल का सारे बॉल्स के डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। ओके, सारे बॉल्स एक ही डायरेक्शन में है, तो उस डब्बे को बोलूंगा सिंगल क्रिस्टल।
ओके अब मान लो कि एक बहुत सारे ऐसे डब्बे रखा मैंने, एक डब्बे में बॉल का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, एक डब्बे में बॉल का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में, ऐसे बहुत सारे डब्बे, तो पूरे बहुत सारे डब्बे मिला के क्या बनेगा, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। तो सिंगल क्रिस्टल मतलब एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर एटम्स का ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होता है, सेम होता है, दैट इज सिंगल क्रिस्टल। सो जितने भी कंपाउंड्स है या जितने भी हमको मटेरियल्स है उसका अगर डिटरमाइन करना है स्ट्रक्चर, तो उसको किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, हमको सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में लेना पड़ेगा। और उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 1 by 1 by 1, 1 मिलीमीटर हाइट, 1 मिलीमीटर लेंथ एंड 1 मिलीमीटर ब्रेथ। ओके तो ये दो चीजें हमको लायोस मेथड में याद रखनी है। एक तो हम वेवलेंथ की रेंज लेंगे, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे, 0.6 to 2 एंगस्ट्रॉम रेंज रहेगी, और जो सैंपल, जिस सैंपल का हमको डिटरमाइन करना है स्ट्रक्चर, उसको सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में लेंगे और उसके डायमेंशन फिक्स करेंगे 1 by 1 by 1। ओके सो अब मेथड कैसे होती है, नाउ आई विल टेल यू द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर लायोस मेथड। ओके नाउ आई विल tell you the experimental arrangement and what is the method, okay, that is used to determine the structure of the compound or structure of the single crystal. Okay, so this is the Bragg's law. You know that the Bragg's law. So Laio's method is based on the principle of Bragg's law, that is 2d sin theta is equal to lambda, because Lao method is what, X-ray diffraction technique, और एक्सरे डिफ्रैक्शन कब होगा, जब ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा। सिंपल सी चीज है। इसलिए जितने भी यहाँ टेक्निक्स हैं, जितने भी एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं, ये सारे में ब्रैग्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ब्रैग्स लॉ नहीं है तो ये सारे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स फेल है। ओके डिफ्रैक्शन तभी होगा जब ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा, जब ब्रैग्स लॉ फॉलो होगा। इसलिए सारे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स का जो मेन कोर है वो है ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ब्रैग्स लॉ फॉलो होगा तभी एक्सरे का डिफ्रैक्शन होगा। तो लायोस मेथड में क्या करेंगे, सो जस्ट सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ लायोस मेथड। ओके सो दिस इज द गोनियोमीटर, सपोज दिस इज द गोनियोमीटर एंड दिस इज द सर्कुलर स्केल। ओके ये गोनियोमीटर है और ये सर्कुलर स्केल। अभी गोनियोमीटर का क्या है, ऐसे रोटेट करते हैं उसको, तो गोनियोमीटर को फिक्स रखेंगे। गोनियोमीटर का काम क्या है, क्रिस्टल की पोजीशन को फिक्स रखना। इसके ऊपर हम क्रिस्टल प्लेस करने वाले हैं। ये है सर्कुलर स्केल, ओके, और ये है स्टैंड गोनियोमीटर। तो ये पूरा मिला के क्या है, गोनियोमीटर। गोनियोमीटर का यूज क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल मेजर करने के लिए कि क्रिस्टल किस पोजीशन पे, क्रिस्टल की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग के टेबल में, थीटा क्या रखते हैं हम, फिक्स रखते हैं, क्रिस्टल की पोजीशन को फिक्स रखते हैं। तो गोनियोमीटर की जो स्केल है एक एंगल पे फिक्स कर देंगे उसको, ठीक है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हमको वो एंगल चेंज नहीं करना है। हमको गोनियोमीटर में एंगल फिक्स रखना है, क्योंकि उसके ऊपर हम क्रिस्टल रखने वाले हैं। उसके ऊपर क्रिस्टल रखेंगे तो उस क्रिस्टल की पोजीशन फिक्स रखना है, क्योंकि मुझे थीटा फिक्स रखना है। थीटा अगर फिक्स रखना है तो गोनियोमीटर की पोजीशन फिक्स रखूंगा और क्रिस्टल को रोटेट नहीं करूंगा, क्रिस्टल का डायरेक्शन एक ही होगा। तो सपोज करो इसके ऊपर स्टैंड रखा है, ये स्टैंड है, ओके, और ये जो रखा है डायमंड शेप का, ये क्रिस्टल है। कोई भी क्रिस्टल जिसका मुझे सिमेट्री डिटरमाइन करना है, जिसका मुझे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, ये है सिंगल क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है। तो देखो ये सर्कुलर का क्या है, गोनियोमीटर, ओके, इसके ऊपर क्या है, ये रेक्टेंगुलर स्टैंड है, उसके ऊपर क्रिस्टल को रखा है, सिंगल क्रिस्टल करो। अब ये जो रेक्टेंगुलर स्टैंड है ये गोनियोमीटर के ऊपर रखा है, तो ये फिक्स रखूंगा। अब मैं गोनियोमीटर की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, या फिर क्रिस्टल को मैं हिलाऊंगा और डुलाऊंगा नहीं, क्रिस्टल जैसा है वैसा ही रहने दूंगा और यहां पे पोजीशन नोट करूंगा स्केल पे। सपोज करो ये एंगल है 20 डिग्री, 20 डिग्री पोजीशन पे मैंने क्रिस्टल को रखा है, तो वो 20 डिग्री की पोजीशन फिक्स करूंगा मैं। अब मैं क्रिस्टल को हिलाने डुलाने वाला नहीं हूं। यहां गोनियोमीटर है, यहां स्केल है, उसके ऊपर स्टैंड है, जो पिंक कलर का रेक्टेंगल है वो स्टैंड है, उसके ऊपर सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्रिस्टल की सिमेट्री मुझे डिटरमाइन करनी है, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मुझे डिटरमाइन करना है। जो डायमंड शेप का है वो सिंगल क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल को रखने वाला स्टैंड है, ये एक सर्कुलर स्केल है और ये गोनियोमीटर है, सर्कुलर स्केल हो, ये सब मिला के गोनियोमीटर के ऊपर मैंने क्रिस्टल को रखा है, स्टैंड को रखा है, और ये स्टैंड के ऊपर मैंने क्रिस्टल को रखा है, और ये क्रिस्टल की पोजीशन में फिक्स कर दूंगा यूजिंग विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर। सपोज इस क्रिस्टल को मैंने 20 डिग्री पे रखा है, अब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, जैसा क्रिस्टल खड़ा है वैसे ही रखूंगा, ना मैं इस क्रिस्टल को हिलाऊंगा डुलाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, क्रिस्टल की पोजीशन को फिक्स रखूंगा। इसका मतलब थीटा फिक्स रखूंगा, ओके। तो थीटा फिक्स रखना है तुम्हें, क्रिस्टल की पोजीशन फिक्स रखनी है, ये क्रिस्टल की पोजीशन फिक्स रखनी है विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर, और ये पोजीशन नोट डाउन करना है, क्योंकि गोनियोमीटर में स्केल लगी हुई है, एक सर्कुलर स्केल फ्रॉम 0 to
360 डिग्री, तो ये पोजीशन मैंने सपोज करो 20 डिग्री पे इसको फिक्स कर दिया, तो सिंगल क्रिस्टल की पोजीशन विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर मैंने फिक्स कर दिया, मतलब थीटा को फिक्स रखा है। अगर थीटा 20 डिग्री है तो 20 डिग्री को रखा है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो सिंगल क्रिस्टल है, इफ दिस इज द सिंगल क्रिस्टल, देन if I want to determine the structure or symmetry of that single crystal, इस सिंगल क्रिस्टल की, अब इसके ऊपर एक्सरे फॉल करूंगा, एक्सरे उसके ऊपर गिराऊंगा, तब जाके पता चलेगा ना एक्सरे के साथ उस क्रिस्टल का ओरिएंटेशन हो, एक्सरे के साथ उस क्रिस्टल का इंटरेक्शन होना चाहिए। क्रिस्टल के अंदर क्या रहते हैं? एटम्स। देखो डीप में सोचो, दिमाग से सोचो, क्रिस्टल मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो ये सिंगल क्रिस्टल है, इसका मतलब इसमें एटॉमिक प्लेन्स होंगे, बहुत सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, और एक ही प्लेन नहीं रहेगा, बहुत सारे प्लेन्स रहेंगे। इस क्रिस्टल के अंदर एटम्स है, बहुत सारे प्लेन्स रहेंगे, तो एक्सरे क्या करेगी, तो वो क्रिस्टल के ऊपर जब फॉल करेगी तो वो एटॉमिक प्लेन के साथ इंटरेक्ट करेगी। ओके, अगर वो एटॉमिक प्लेन्स ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो एक्सरे क्या होगी? डिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक्सरे क्या होगी? डिफ्रैक्ट होगी, और एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ तो फिर वो डिफ्रैक्ट होगी, और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्री क्या है। तो देखो अब एक्सरे कहां से आती है? एक्सरे ट्यूब से। एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए क्या, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं? एक्सरे ट्यूब से। ओके, एक्सरे, ये सपोज एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब है, तो एक्सरे ट्यूब का मैंने अरेंजमेंट ये बीएससी में भी पढ़ा होगा, फिर से ये एक्सरे ट्यूब होता है। एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड टू जनरेट द एक्सरेज। ओके, एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट, ये जो है फिलामेंट है, और यहां पे लगा होता है, फिलामेंट इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड, और यहां जो है ये होता है एनोड। ओके, सो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड की तरफ तेजी से एनोड को स्ट्राइक करते हैं, और जैसे ही एनोड को स्ट्राइक करते हैं, एनोड किसी एटम का बना होता है, सपोज करो एनोड सोडियम से बना है, सपोज करो एनोड कॉपर से बना है या सोडियम से, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, और जो रेज निकलती है उसको बोलते हैं एक्सरे। टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एनोड किससे बना है? कॉपर से बना है। सपोज एनोड किसी भी मटेरियल का हो सकता है, मॉलिब्डेनम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, तो टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले और इस एनोड को स्ट्राइक किए, तो ये एनोड को स्ट्राइक करने के कारण उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालेंगे, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते ही एक रे इमिट होगी, उसको बोलते हैं एक्सरेज। ओके, ये है एक्सरे प्रोडक्शन, तुमने बीएससी में पढ़ा होता कैसे एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक्सरे ट्यूब से हम एक्सरे को प्रोड्यूस करेंगे, और इस एक्सरे यहां से जो इस ट्यूब से एक्सरे निकलेगी वो हम सिंगल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे, सिंगल क्रिस्टल के ऊपर उसको हम फॉल करेंगे, और जैसे ही सिंगल क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फॉल हुई तो एक्सरे क्या होगी? डिफ्रैक्ट होगी। अब एक्सरे डिफ्रैक्ट होके चली गई, एक्सरे डिफ्रैक्ट हो गई, एक्सरे की डायरेक्शन चेंज हो गई, डेविएट हो गया एक्सरे के डायरेक्शन, उसको तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा इंफॉर्मेशन? एक्सरे आ रही है, सिंगल क्रिस्टल के ऊपर पड़ रही है, और एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन डिफ्रैक्ट एक्सरे को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, और डिफ्रैक्टेड एक्सरे को जब हम कलेक्ट करेंगे तब वो हमको पैटर्न मिलेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन का। उस पैटर्न से हम पता करेंगे कि क्रिस्टल की सिमेट्री क्या है, क्रिस्टल का ओरिएंटेशन क्या है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो एक्सरेज को डिफ्रैक्ट तो करवाना है सिंगल क्रिस्टल से, बट डिफ्रैक्शन पैटर्न को कलेक्ट भी करना है, तब जाके हमको पता चलेगा इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्चुअली जो सिंगल क्रिस्टल है उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट कैसी है, ये सब पता करने के लिए हमको डिफ्रैक्टेड एक्सरे को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे निकली, सिंगल क्रिस्टल के ऊपर पड़ी, सिंगल क्रिस्टल के अंदर एटम से एटॉमिक प्लेन से, उसके कारण एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी, और डिफ्रैक्टेड एक्सरे को कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट का या फोटोग्राफिक फिल्म का। फोटोग्राफिक फिल्म पे डिफ्रैक्टेड एक्सरे पड़ती है तो वहां स्पॉट्स जनरेट होते हैं। तो फोटोग्राफिक फिल्म मतलब क्या होता है? जैसे बहुत पुराने कैमरे में क्या होता था, पुराने कैमरे में वो जो रील होती थी, वो रील को डेवलप करते थे और फिर फोटो बनाते थे, और दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक फिल्म। ओके, तो फोटोग्राफिक फिल्म बनती कैसे? एक ग्लास लेते हैं, एकदम ग्लास, ओके, थीन ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर सिल्वर को कोट कर देते हैं। कोई भी थीन ग्लास लो, उसके ऊपर सिल्वर को कोट करो तो फोटोग्राफिक प्लेट बनती है। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट मतलब फोटो मतलब लाइट, ग्राफिक प्लेट मतलब लाइट सेंसिटिव
प्लेट जिसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो उस पर असर होता है। ओके, और एक्सरे क्या है? लाइट है। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो डिफ्रैक्टेड रेज होगी वो हम फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल होगी तो वहां पे पैटर्न्स जनरेट होंगे, वहां पे डॉट्स जनरेट होंगे, वहां स्पॉट। क्यों? अब तुम बोलोगे कि फोटोग्राफिक फिल्म क्यों यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को? बिकॉज फोटोग्राफिक प्लेट इज फोटोसेंसिटिव प्लेट और एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जस्ट लाइक अ लाइट। एक्सरे को फोटोन भी बोलते हैं। तो इसलिए हम फोटोग्राफिक फिल्म का यूज करते हैं क्योंकि उस पर फोटोन पड़ेगा तो वहां पे हमको मार्क दिखेगा। क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वो फोटो सेंसिटिव होती है, जैसे उस पर लाइट पड़ता है हमको वो दिखता है कि लाइट कहां पड़ा है। वैसे ही अगर डिफ्रैक्टेड एक्सरेज फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ेगी तो वहां स्पॉट्स दिखेंगे, वहां पे पैटर्न्स दिखेंगे। तो उसी पैटर्न से हम डिटरमाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है सॉलिड्स का, सिंगल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। ओके, सो ये फोटोग्राफिक फिल्म जो है यहां पे रखेंगे डिफ्रैक्टेड एक्सरे को कलेक्ट करने के लिए, और दो फोटोग्राफिक फिल्म यूज करेंगे। यहां पे एक रखेंगे फ्रंट में, दैट इज फोटोग्राफिक फिल्म इन 1, एक को रखेंगे बैक में, दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म 2। अब बैक में क्यों रखेंगे और फ्रंट में? दो फोटोग्राफिक फिल्म यूज करने का क्या यूज है, क्या लॉजिक है? लॉजिक इसलिए है क्योंकि एक्सरे इस सिंगल क्रिस्टल के ऊपर पड़ी तो एक्सरे क्या होगी? कुछ एक्सरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगी, कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगी, पीछे के। अभी कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुई तो उसको करने के लिए आगे हम फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे। कुछ एक्सरे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट या डिफ्रैक्ट हुई बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैक डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक रिफ्लेक्शन फिनोमिना। देखो, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना एक फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन और एक बैकवर्ड रिफ्लेक्शन, वैसे डिफ्रैक्शन भी फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन, बैकवर्ड डिफ्रैक्शन। सो सामने के तरफ अगर एक्सरे डिफ्रैक्ट हुई तो उसको कलेक्ट करने के लिए यहां फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे। पीछे से अगर एक्सरे डिफ्रैक्टेड हुई दैट इज बैक रिफ्लेक्शन हुआ तो यहां पे पीछे फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे। तो दो फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे हम डिफ्रैक्टेड एक्सरे को कलेक्ट करने के लिए। एक सामने रखेंगे, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड फोटोग्राफिक फिल्म, फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन के लिए या फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन के लिए, और एक बैक में रखेंगे कुछ, क्योंकि क्या है सिंगल क्रिस्टल में एटॉमिक प्लेन्स होते हैं तो कुछ प्लेन क्या करेंगे? बैक रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्सरे को पीछे की तरफ डिफ्रैक्ट करेंगे। तो पीछे की तरफ डिफ्रैक्ट करने के लिए यहां एक फोटोग्राफिक फिल्म रखा। तो दो फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे लैवेस मेथड में, पहले आगे, एक आगे और एक पीछे। तो अब देखो एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है। ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मैंने बताया क्या क्या है। गोनियोमीटर है, गोनियोमीटर से फिक्स कर देंगे क्रिस्टल की पोजीशन। ये जो है क्रिस्टल स्टैंड है, यहाँ पे क्रिस्टल रखा है, यहाँ पे जिस भी मटेरियल का हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमेट्री डिटरमाइन करनी है वहां इसको यहाँ पे रखेंगे और इसकी पोजीशन फिक्स रखेंगे, मतलब थीटा फिक्स रखेंगे। यहां मैंने एक्सरे ट्यूब लाया क्योंकि एक्सरे ट्यूब इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ एक्सरे। यहां से एक्सरेज निकलेगी और एक्सरे रेज निकल के कॉलीमेटेड होगी। कॉलीमेटेड मतलब एक डायरेक्शन में पैरेलल एक्सरे। अब एक्सरे ट्यूब में तो एक्सरे क्या होगी? डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलेंगी, लेकिन हमको एकदम यहां पे सीधे डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाना है क्रिस्टल पे ऐसे, तो हम एक्सरेज को क्या करेंगे? कोलिमेट करेंगे। कोलिमेट करेंगे मतलब जो एक्सरे के डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट होने वाली बीम को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। तो यहां से एक्सरे ऐसे पैरेलली निकलेगी यहां पे और क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगी, ठीक है। क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगी तो एक्सरे ऐसी निकल रही है पैरेलली, ठीक है, पैरेलली। यहां पे हम एक स्मॉल ओपनिंग दे देंगे क्योंकि यहां से एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर हमको फॉल कराना है। तो यहां से एक्सरे निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल होगी, ठीक है। दिस इज द क्रिस्टल। एक्सरे ट्यूब से पैरेलल डायरेक्शन में एक्सरे निकल रही है। देखो ये है एरो, ये पैरेलल डायरेक्शन में एक्सरे निकल रही है और सिंगल क्रिस्टल के ऊपर फॉल किया। अब मैकेनिज्म देखो क्या है। सिंगल क्रिस्टल की पोजीशन फिक्स रखा है तो हमारा थीटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां से एक पर्टिकुलर एंगल में इंसिडेंट करवाया मैंने क्रिस्टल के ऊपर। ग्लांसिंग एंगल जो थीटा है फिक्स है क्योंकि क्रिस्टल की पोजीशन फिक्स रखा है विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर। तो यहां से एक्सरे निकल रही है, क्रिस्टल के ऊपर फॉल हो रही है। अब क्रिस्टल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे एटम्स रहेंगे, बहुत सारे एटॉमिक प्लेन्स रहेंगे। तो वो एटॉमिक प्लेन एक ही रहेगा क्या? नहीं, बहुत सारे रहेंगे, मतलब पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स रहेंगे, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। सो क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन रहेंगे। अब जो एक्सरेज हम फॉल कर रहे हो उस एक्सरे की वेवलेंथ कहां से कहां तक है? 0.6 से 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सरे जो पड़ रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की एक्सरे पड़ रही है क्रिस्टल के ऊपर।
ठीक है। तो क्रिस्टल के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ की एक्सरे पड़ रही है और क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं। तो क्रिस्टल जैसे एक्सरे पैरेलल प्लेन्स के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो अगर मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि लैम्बडा हम चेंज कर रहे हैं 0.6 से 1.2 एंगस्ट्रॉम, एक रेंज ले रहे हैं। अब 0.6 से 1.2 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की एक्सरे मैंने फॉल की, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होगा, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स डिफ्रैक्शन इज टेक्स प्लेस, मींस ब्रैग्स कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, ठीक है, एक वेवलेंथ की रेंज ले लिया 0.6 से 1.2 एंगस्ट्रॉम, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो डिफ्रैक्शन होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, तो बहुत सारे सेट, कुछ एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स 0.6 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को डिफ्रैक्ट कर रहा है, ब्रैग्स कंडीशन 0.6 एंगस्ट्रॉम पे सैटिस्फाइड हो रही है। एक दूसरे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए सपोज 0.9 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ऑफ एक्सरे को ब्रैग्स कंडीशन सैटिस्फाइड हो रही है, तो हमको डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेंगे। तो जैसे ही एक्सरेज क्रिस्टल के ऊपर पड़ी, उसके अंदर जितने भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है वो डिफ्रैक्ट करेंगे एक्सरे पे, बट keep in mind that diffraction is only takes place because of the Bragg's condition satisfied। तो वो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के लिए Bragg's condition satisfied होनी चाहिए, तब जाके डिफ्रैक्शन होगा। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, क्योंकि एक 0.6 से 1.2 के एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ लिया मैंने एक्सरे की, तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो कुछ डिफ्रैक्शन इस साइड में हुआ, इस साइड में ये फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन हुआ, और ये जितनी भी डिफ्रैक्टेड एक्सरेज हैं उसको हम कलेक्ट कहाँ करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे कलेक्ट करेंगे। ओके, ये तो हो गया फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन और फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन। अब क्रिस्टल में ऐसे भी प्लेन्स होंगे जो प्लेन्स एक्सरे को बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट करेंगे, इस तरीके से, ये बैकवर्ड है। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी उसको कलेक्ट करने के लिए ये वाली फोटोग्राफिक फिल्म, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी उसको कलेक्ट करने के लिए ये वाली फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये दोनों फोटोग्राफिक फिल्म के पैटर्न को हम मर्ज करेंगे और हमको एक फोटोग्राफिक फिल्म पे पैटर्न मिलेगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम डिटरमाइन करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है और सिमेट्री क्या होती है। तो ध्यान में रखो, क्योंकि एक्सरे का वेवलेंथ डिफरेंट है, 0.6 से 1.2 एंगस्ट्रॉम की रेंज है, और हर वेवलेंथ के लिए कुछ ना कुछ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स डिफ्रैक्ट होंगे। तो सपोज करो ये जो डिफ्रैक्टेड रे है पहली वाली, ये कुछ दूसरे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से आ रही है, ये दूसरा सेट ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेन से आ रही है, तीसरे ग्रुप ऑफ प्लेन से आ रही है। इस तरीके से बहुत सारा डिफ्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ द सिंगल क्रिस्टल, और ये जो डिफ्रैक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए उसको कलेक्ट करने के लिए ये फोटोग्राफिक प्लेन, और कुछ रिफ्लेक्शन बैक रिफ्लेक्शन होगा, उसको कलेक्ट करने के लिए ये फोटोग्राफिक फिल्म। और फोटोग्राफिक फिल्म पे जो पैटर्न्स जनरेट होंगे, जो स्पॉट्स जनरेट हो, जैसे यहां पे मान लो कि यहां पे एक्सरे पड़ी, डिफ्रैक्टेड हो गई, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे यहां पे एक्सरे यहां पे पड़ी फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो यहां पे एक स्पॉट जनरेट होगा, ये वाली एक्सरे यहां पे पड़ी तो यहां एक स्पॉट जनरेट होगा। तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन स्पॉट्स और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जनरेट होंगे फोटोग्राफिक फिल्म पे, यहां पे भी और यहां पे भी, और दोनों फोटोग्राफिक फिल्म के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को हम मर्ज कर देंगे। तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न फिर कैसे दिखेंगे, ये देखो लायोस मेथड में फोटोग्राफिक फिल्म का यूज करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कलेक्ट करने के लिए, तो इस तरीके से ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे हमको। सो दीज आर दी डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट देखेंगे, जैसे ये और ये स्पॉट का डिस्टेंस सेम है, ये और ये स्पॉट का डिस्टेंस सेम है। इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हमको फोटोग्राफिक फिल्म, वी विल सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ओके, दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर आल्सो नोन एज लायोस पैटर्न। लायोस पैटर्न भी बोलते हैं उसको, डिफ्रैक्शन पैटर्न। और यूजिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, using this diffraction pattern we can easily determine the crystal structure, we can easily determine the crystal symmetry and orientation of the crystal। क्रिस्टल का ओरिएंटेशन कितने एंगल का है, क्रिस्टल की सिमेट्री कौन सी है, सिमेट्री मतलब 2 फोल्ड सिमेट्री है, 3 फोल्ड सिमेट्री है, 4 फोल्ड सिमेट्री है कि 6 फोल्ड सिमेट्री है, ये मैंने बताया था।
सिमेट्री, जब रोटेशन सिमेट्री हम पढ़ रहे थे 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड 6 फोल्ड, इस 6 फोल्ड, ये जो सिमेट्रीज है ये मैंने सिमेट्रीज बताया था। तो लैवेज पैटर्न से, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सिमेट्री कौन सी होगी क्रिस्टल की, 2 फोल्ड है 3 फोल्ड है 4 फोल्ड है। ये इस तरीके से नंबर ऑफ स्पॉट्स और नंबर ऑफ सर्कल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने टाइप की सिमेट्री है। और दूसरा ओरिएंटेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं क्रिस्टल का यूजिंग दिस मेथड, डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री एंड ओरिएंटेशन, ऑल्सो यूजिंग दिस फोटोग्राफिक फिल्म और यूजिंग दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन फोटोग्राफिक फिल्म वी कैन डिटरमाइन द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल। इम्परफेक्शन मतलब अगर मान लो सिंगल क्रिस्टल के अंदर कोई एटम की अरेंजमेंट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब है तो पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सिंगल क्रिस्टल के अंदर 100 एटम्स है, 100 एटम्स में से 90 एटम्स रेगुलरली अरेंज है और 10 एटम थोड़े रैंडम है, तो 10 एटम के कारण क्या होगा, ये स्पॉट डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारा क्रिस्टल कितना परफेक्ट है, 90% परफेक्ट है कि 95% परफेक्ट है, कुछ एटम डिसऑर्डर है, एटॉमिक अरेंजमेंट कुछ बिगड़ गई है क्या कुछ रीजन में, अगर वो भी डिटरमाइन करना है, इम्परफेक्शन बोलते हैं उसको, परफेक्ट है ठीक है, अगर इम्परफेक्शन है कुछ एटम्स की एटॉमिक अरेंजमेंट ठीक है, 100 एटम्स है एक क्रिस्टल के अंदर, 100 में से 90 ठीक से है, 10 में अरेंजमेंट गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ अरेंजमेंट के कारण इस पैटर्न में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, इस पैटर्न में भी थोड़ा बहुत फॉल्ट आएगा, तो उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं लैवेज मेथड से। ओके, सो लैवेज मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिस्टल सिमेट्री एंड ओरिएंटेशन एज वेल एज द लैवेज मेथड इज डिटरमाइन द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल, इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल। और जितने भी स्पॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एक मान लो कि एक पर्टिकुलर सर्कल में ये वाले जो स्पॉट्स है एक पर्टिकुलर सर्कल में है, ये वाले देखो मेरा माउस एरो देखो, तो ये जो सर्कुलर पैटर्न्स है एक पर्टिकुलर सर्कल में, तो ये है सिर्फ एक प्लेन से आए हुए पैटर्न। ये जो अंदर का एक सर्कुलर पैटर्न्स है ये है दूसरे प्लेन से आए हुए, दूसरे पैरेलल प्लेन से। जैसे सपोज करो एक प्लेन है 111 प्लेन, तो 111 प्लेन एक ही नहीं रहेगा क्रिस्टल के अंदर, बहुत सारे रहेंगे 111 प्लेन, एक सेट रहेगा, सेट ऑफ प्लेन, सेट ऑफ 111 प्लेन। तो ये जितने भी 111 प्लेन से सेट में ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं एक पर्टिकुलर सर्कल में, ये दिस इज कम फ्रॉम वन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। ये जो दिख रहा है ये सर्कल में ये वाले, these are comes from other second set of parallel plane, और ये जो बाहर के दिख रहे हैं ये सर्कल में these are from थर्ड सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। तो यहां पे 3 सर्कुलर अरेंजमेंट दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, 3 फोल्ड सिमेट्री। इस तरीके से हम सिमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग लैवेज मेथड। ओके, सो कैसे डिटरमाइन करते हैं यूजिंग लैवेज मेथड, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हम कलेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, उससे हम क्रिस्टल की सिमेट्री और ओरिएंटेशन डिटरमाइन करते हैं, और क्रिस्टल के अंदर फॉल्ट है कि नहीं है, एटॉमिक अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं है, ये भी डिटरमाइन करने के लिए लैवेज मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब लैवेज मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि लैवेज मेथड से हमको यूनिट सेल क्या है ये पता नहीं चलती, मतलब यूनिट सेल के डायमेंशन पता नहीं चलते, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ये पता नहीं चलता। सिर्फ हम सिमेट्री बता सकते हैं, ओरिएंटेशन बता सकते हैं, इम्परफेक्शन बता सकते हैं, बट वी कांट टेल यू द यूनिट सेल। यूनिट सेल का डायमेंशन क्या है, वो ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ये सब हमको पता नहीं चलता। इससे लैवेज मेथड का एक डिसएडवांटेज है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब ब्रेविस लैटिस कौन सा है ये पता नहीं कर सकते हम लैवेज मेथड से। तो उसको पता करने के लिए और भी मेथड्स है, इसलिए बाकी मेथड्स के ऊपर हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है, और वो जो मेन मेथड है दैट इज पाउडर फोटोग्राफ मेथड, उस मेथड से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैवेज मेथड का डिसएडवांटेज है कि कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलता, इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो है क्रिस्टल सिमेट्री, ओरिएंटेशन और इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल। तो इस तरीके से लैवेज पैटर्न से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी सिमेट्री 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड है या 6 फोल्ड सिमेट्री है। तो इस तरीके से हमने देखा लैवेज मेथड की अरेंजमेंट कैसी होती है, किस तरीके से क्रिस्टल पोजीशन फिक्स करते हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ के एक्सरेज, एक वेवलेंथ के रेंज ऑफ एक्सरेज को क्रिस्टल के ऊपर फॉल करते हैं, और फिर जितने भी डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है उसको हम कलेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, और फिर उससे हम डिटरमाइन करते हैं क्रिस्टल की सिमेट्री। तो इस तरीके से हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स में
लायर्स मेथड के बारे में पढ़ा, और लायर्स मेथड में थीटा फिक्स है और लैम्बडा वैरी करते हैं। और इसके बाद हम बाकी सेकंड मेथड पढ़ेंगे, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लायर्स मेथड को मैंने थोड़ा सा उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, मैकेनिज्म, ये सब बताया। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन?